म्हणून मी नागपूरलाच या संदर्भात बैठक घेतली होती। आज जाहीरपणे सांगतो, निवडणूक झाली, आचारसंहिता संपली, पहिलं काम डोंगरीचं कारशेड आम्ही रद्द करून टाकू। त्या ठिकाणी कारशेड आम्ही करणार नाही। बंधू भगिनींनो, आपल्याला माहिती आहे आता मेट्रो 10 गायमुक्त शिवाजी चौक ही देखील आपण हातामध्ये घेतली आहे। यामुळे ठाण्याची पण आपली कनेक्टिव्हिटी अतिशय चांगल्या पद्धतीने होणार आहे। आणि हे सगळं करत असताना विशेषतः आपल्याला माहिती आहे की ठाण्यापर्यंत ही जी कनेक्टिव्हिटी आपण सगळी करतोय, मीरा भाईंदरला मुंबईवरनं यायचं असेल तर आज वेस्टर्न एक्सप्रेसवेवर आपली काय हालत होते याची आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे। मला अनेक लोक म्हणतात, भाई साहब कुछ करिए, इतना ट्रैफिक है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे ये ऐसा एक्सप्रेसवे है कि मुंबई का 60% ट्रैफिक ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जाता है और लोगों को 3-3 घंटे इसमें इंतजार करना पड़ता है। अब हम लोगों ने एक सीमलेस कनेक्टिविटी तैयार की। हमारा कोस्टल रोड नरीमन पॉइंट से तो वर्ली तक बना, वर्ली से बांद्रा तक सीलिंग बनी, बांद्रा से वर्सोवा तक सीलिंग का काम 70% हमने कर दिया और अब हम लोगों ने वर्सोवा से दहीसर तक और दहीसर से भाईंदर तक हम लोग कोस्टल रोड तैयार कर रहे हैं। इसका काम हमने दे दिया, टेंडर दे दिया, सारी परमिशन ली। इसकी कुछ परमिशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर लेनी पड़ती है, वो परमिशन भी अब हमारे पास आ गई है। अब इसमें कोई रुकावट नहीं है। अगले 3 से 4 सालों में इस रोड को हम जब पूरा करेंगे तो भाईंदर वालों, आपको मुंबई में कहीं पर भी अगर जाना है तो समझ लेना 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में बड़ी तेजी के साथ आप पहुंच पाओगे। और साथ में अगर इधर भी जाना है, गुजरात साइड भी जाना है, विरार साइड भी जाना है, तो आपको पता है अब उत्तन से एक कोस्टल रोड ये सीधा विरार तक हम तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण एक और कनेक्टिविटी आपको मिलेगी और बड़े पैमाने पर नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी जो है उसको सुधारने का काम ये हम लोग यहां पर मिलकर करने वाले हैं। आपने देखा इस मीरा भाईंदर में, इससे पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना था उससे पहले ये हालत थी कि हमारा एमएमआरडीए ये एमएमआर के क्षेत्रों की महानगर पालिकाओं को पैसा ही नहीं देता था, वह काम ही नहीं होता था। वो मुंबई में ही काम करते थे और थोड़ा सा काम करते थे। मैंने एमएमआरडीए को कहा, अरे भाई आपको हमने तैयार किया है, इस मुंबई के बाहर का जो क्षेत्र है, एमएमआर का रीजन है, वहां की महानगर पालिकाओं में हमको जो विकास करना है उसके लिए आपको तैयार किया है। और पहली बार मैंने हजारों करोड़ रुपए ये एमएमआरडीए से इन सब महानगर पालिकाओं को देना शुरू किया। आप देख सकते हैं उस समय हमारे यहाँ पर ब्रिजेस बने, हमारे यहाँ पर रास्ते बने, हमारे यहाँ पर अलग अलग कामों के लिए। मतलब आपको तो याद होगा कि मैं यहाँ आता था और हर भाषण में नरेंद्र मेहता 5-7 मांगे रखते थे और मेरे भाषण में उस मांग को मैं मंजूर करता था और 15 दिनों में उसका ऑर्डर मैं निकालता था। इसलिए एमएमआरडीए के माध्यम से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में, अभी तो हमने पिछले समय जो अपना ये मेट्रो बनी है उसके नीचे का जो रास्ता है उस पूरे रास्ते को चौड़ा करके, यानी जितना उसकी ब्रेड्थ है उतना और जितनी लेंथ है उतना कंप्लीट सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाने का हमने फैसला कर लिया, उसको पैसा दे दिया है। लेकिन आने वाले समय में मीरा भाईंदर के सारे प्रमुख डीपी के रास्ते ये सीमेंट कंक्रीट के हम बनाएंगे ताकि यहाँ पर कोई गड्ढा न पड़े, कोई इसका मेंटेनेंस करने की आवश्यकता यहाँ पर न रहे। इस प्रकार का काम
हम सब लोगों ने किया है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, मीरा भाईंदर शहर एक ऐसा शहर है जिसका भाजपा पे प्यार है, बीजेपी पर इस शहर का बहुत प्यार है। और मैं सच आपको कहता हूं, मेरा भी बहुत प्यार इस मीरा भाईंदर शहर पर है, क्योंकि इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं जब भी आता हूं, जिस प्रकार से यहां स्वागत होता है, जिस प्रकार से प्यार से लोग मिलते हैं, जिस प्रकार से यहां पर एक परिवार जैसा वातावरण मुझे देखने को मिलता है। और हम तो जानते हैं हमारा मीरा भाईंदर कैसा है। यहां पर सब प्रकार के लोग रहते हैं। यहां पर हमारे उत्तर भारतीय लोग भी हैं, यहाँ पर हमारे मराठी लोग भी हैं, आगरी लोग भी हैं, यहाँ पर हमारे गुजराती लोग हैं, हमारे जैन लोग हैं, हमारे मारवाड़ी लोग हैं, राजस्थान से आए हुए लोग हैं। सब प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं और एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन इस प्रकार का इस शहर का नेचर है। और मुझे नरेंद्र बार बार कहते हैं, चाहे हमारा उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे जैन समाज हो, इन सबके बहुत कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग समाजों के कार्यक्रम होते हैं और उनकी मांग होती है कि अलग अलग समाजों को आप जगह भी दें और वहां पर उनके भवन भी बांध कर दे। तो मैं आज आपको ये वादा करने के लिए आया हूं, जगह आप ढूंढिए, जो जगह आप ढूंढेंगे सरकार की ओर से वो जगह मुफ्त में हम लोग उन भवनों के लिए देंगे और आवश्यकता होगी तो उसके लिए भवन बांधने का निधि भी सरकार की ओर से देंगे, ताकि यहां पर ये जो अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार का कल्चर है, ये साथ में मिलकर रहे। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक जो हमारा मुंबई का और एमएमआर रीजन का जो कल्चर है, वो भी इस एमएमआर रीजन में मुझे देखने को मिलता है, इस मीरा भाईंदर में मुझे देखने को मिलता है। यहां का एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरानी जो हमारी बिल्डिंगें हैं उसमें से कुछ डायलैपिलेटेड हो गई, लेकिन 30 साल नहीं हुए, इसलिए उनका प्रश्न है। उसके लिए एक क्लस्टर की नीति सामने आई और मुझे कई लोगों ने ये बताया कि अभी आई हुई क्लस्टर की नीति के कारण यहाँ की समस्या छूट नहीं सकती, उसमें यहाँ की समस्या और गंभीर होने वाली है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी उसको हमने अंतिम स्वरूप नहीं दिया है। इस क्लस्टर की नीति में मीरा भाईंदर के लोगों के फायदे के लिए आपको क्या क्या बदलाव चाहिए वो आप मुझे बताइए। उन सभी बदलाव के साथ एक नई नीति हम लाएंगे ताकि यहाँ का जो पुनर्विकास और क्लस्टर डेवलपमेंट है उसको हम ठीक ढंग से कर पाए और उसके माध्यम से हम लोग एक अच्छा कार्य यहाँ पर कर पाए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज एक आधुनिक शहर के रूप में हम लोग मीरा भाईंदर को डेवलप करना चाहते। यहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल है, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल पिछले समय हमने महानगर पालिका को दिया, फिर महानगर पालिका की कुछ समस्याएं थी, सरकार की तरफ लिया। अब हम लोग ये प्रयास करेंगे इस हॉस्पिटल का विस्तार करके इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैसे परिवर्तित किया जाए, ये हम करेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि हमने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना तैयार की। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में अब 5 लाख तक का इलाज हर नागरिक को हमने मुफ्त में दिया है। और कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें 5 लाख से ज्यादा इलाज के लिए पैसा लगता है, ऐसी 10 बीमारियों के लिए 35 लाख तक हम इलाज मुफ्त में करने वाले हैं, ऑपरेशन मुफ्त में करने वाले हैं। और इसके लिए मीरा भाईंदर में कुछ अच्छे अस्पताल एम्पैनल करके, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ये योजना लागू है, तो मीरा भाईंदर में अभी एम्पैनल्ड अस्पतालों की संख्या कम है, इसलिए हम नए एम्पैनल्ड
हॉस्पिटल एम्पैनल भी करेंगे और सरकारी हॉस्पिटल में भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छी व्यवस्था और सब प्रकार की बीमारियों का इलाज, मल्टी स्पेशलिटी और साथ साथ सभी प्रकार के ऑपरेशंस हो पाए, ऐसी व्यवस्था इस मीरा भाईंदर में आने वाले दिनों में हम लोग करने वाले हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं ये प्राप्त होनी चाहिए। आज शहर में पार्किंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, पार्किंग प्लाजा यहाँ बनाने की आवश्यकता है। जो यहाँ पर रास्ते पर घूमने वाले हमारे प्राणी हैं, उनके लिए भी लगातार मांग आती है कि उनका भी एक अस्पताल बनना चाहिए। हम सब लोग भूत दया वाले लोग हैं, हमारा मनुष्य के साथ साथ प्राणियों को भी साथ में लेकर जीने वाले हम सब लोग हैं, इसलिए उनका भी अस्पताल हो, ये भी मांग यहाँ आती है। ऐसी कई मांगे हमारे सामने रखी हुई है। झोपड़पट्टी का भी पुनर्विकास हमको करना है और विशेष रूप से अब तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को हमने ये कहा था कि सॉल्ट पैन पर जो झोपड़पट्टी वाले या अतिक्रमण धारक बैठे हैं उस जगह को आप हमारे राज्य सरकार को दीजिए। हम राज्य सरकार के माध्यम से और महानगर पालिका के माध्यम से वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना तैयार करेंगे और सभी झोपड़पट्टी वासियों को वहां पर घर देंगे और वहीं पर उनका पुनर्वास करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी पॉलिसी तैयार हो गई है और अभी आपने जो मांग की नरेंद्र मेहता जी, जल्दी ही जैसे ही आप यहाँ पर अपना महापौर बैठाएंगे वैसे ही ये जगह भी आपको देने के लिए मैं पूरा प्रयास करके वो आपको यहाँ पर मिलवा दूंगा। मैं आज बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, बहुत चीज़ें हमको करनी है। उत्तन के पास में यहाँ पर हमारे जो मच्छीमार हैं उनके लिए भी हमको काम करना है, उनके लिए भी प्रॉपर्टी कार्ड हो, उनके लिए बाजार हो, ये कई व्यवस्थाएं हमको करनी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग यहाँ पर पैसा भी दे रहे हैं और देने वाले। आपको पता है मोदी जी ने अमृत की योजना लाकर हमारे शहरों के लिए एक ऐसी हम सब लोगों को भेंट दी है, एक ऐसी सौगात दी है कि जिसके कारण शहरों के पर्यावरण को हम लोग बचा पा रहे हैं। आज अमृत के माध्यम से चाहे वो अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम हो, पीने के पानी की योजना हो, यहाँ पर जो हमारे कचरे का व्यवस्थापन है, ऐसी सारी चीज़ों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अब पैसा मिलता है। और हमारे इस मीरा भाईंदर के लिए भी 491 करोड़ रुपए ये अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम के लिए मिले हैं, स्टॉर्म वाटर के लिए 92 करोड़ रुपए मिले, यहाँ पर जो कचरा है उसके व्यवस्थापन के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर पैसा मिला है। अब मैं ये सारे काम आपको बताता रहूँगा तो समय थोड़ा कम, मुझे आगे में भी 2 और सभाएं करनी है तो समय मेरे पास कम है। मैं तो आपको इतना ही बताने के लिए आया हूँ, आज इस मीरा भाईंदर में ये महानगर पालिका को जो आप चुनकर दोगे, इन भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को आप चुनकर दोगे, उनकी गारंटी लेने के लिए मैं यहां पर आया हूं, गारंटी लेने के लिए। ये चुनाव ये नरेंद्र मेहता का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इन पार्षदों का चुनाव नहीं है, कारपोरेटर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मीरा भाईंदर के भविष्य का चुनाव है। और मीरा भाईंदर का भविष्य कौन सुरक्षित रख सकता है, इसका ये चुनाव है। हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन कर रहे हैं। हम शहरी लोगों का जीवन इसमें ईज ऑफ लिविंग लाना चाहते हैं और अगर ये ईज ऑफ लिविंग लाना है तो इस महानगर पालिका को पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आपको चुनकर देना पड़ेगा। देखिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमने करके दिखाया है। और
यहां पर हमारी इतनी बहनें बैठी हुई है। जिस समय विधानसभा के चुनाव में हमको पूर्ण बहुमत मिला, सारे रिकॉर्ड तोड़कर हमने सरकार बनाई, तो लोग कहने लगे अब तो इनका चुनावी जुमला समाप्त हो जाएगा, अब इनको इतनी सीटें मिली, ये पहला काम करेंगे, अब ये लाडली बहना की योजना बंद करेंगे। अब 1 साल से ज्यादा हो गया, लाडली बहना शुरू है। और मेरी सब बहनों को कहना चाहता हूं, जब तक तुम्हारा देवा भाऊ मुख्यमंत्री है, लाड़की बहन योजना शुरू ही रहेगी, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन नरेंद्र भाई, अब ये महानगर पालिका चुनकर आने के बाद मेरी लाडली बहनाओं को सिर्फ लाडली बहना मत रखना, अब मेरी लाडली बहनाओं को लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी, मोदी जी ने लखपति दीदी का प्रोग्राम दिया है। 50 लाख लाडली बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। आने वाले 4-5 महीने में 1 करोड़ तक हम पहुंचने वाले हैं। अब मैं मीरा भाईंदर जब आऊंगा, मैं ये नहीं पूछने वाले आपने कितना काम किया, आपको, महापौर को, सभी निगम पार्षदों को, कॉर्पोरेटर्स को मैं पूछने वाला हूं, मेरी कितनी लाडली बहनाओं को तुमने लखपति दीदी बनाया, उसका हिसाब मुझे दो। हम लोग हर एक के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, 15 तारीख को आप वोट देने के लिए जब जाएंगे, हर एक व्यक्ति को 4 वोट देना है, 4 बटन दबाना है। याद रखिए, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आदमी औरत देखना ही नहीं है। देखना क्या है? क्या देखना है? क्या देखना है? कमल का फूल देखना है। कमल का बटन दबाकर सीधे बाहर आइए। 15 तारीख को कमल की चिंता आप कीजिए। 16 तारीख से 5 साल तक आपकी चिंता ये देवा भाऊ करेगा, ये बताने के लिए मैं आया हूं। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की। हॅलो चेक तर बघा, आज तुम्ही सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं जे मोलाचं मार्गदर्शन तुम्ही जे ऐकलं, आणि आज आपल्या लाडक्या बहिणींसाठी तुम्हाला येणाऱ्या वर्षामध्ये तुम्ही लखपती बनणार, हे वचन मुख्यमंत्री साहेबांनी आपल्या सर्व हॅलो तर आपणा सर्वांचे मनापासून आभार का आज या सभेला आज आपण एवढी गर्दी आणि दर्दी दाखवल्याबद्दल आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल सगळ्यांचं मनापासून आभार। धन्यवाद नितिन भाऊ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता। माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की ये विशाल विराट भव्य जनसभा, और अब निश्चित है मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में 61 से ज्यादा 70 के पार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर पुनः एक बार भगवा ध्वज भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय फडणवीस जी, आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, आदरणीय निरुआ जी, आदरणीय पूनम महाजन जी, आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तर स्पेशल थँक्स मीरा भाईंदर महानगरपालिका पदाधिकारी अधिकारी, स्पेशल थँक्स CP साहेब, ॲडिशनल CP साहेब, सर्व पोलीस स्टेशनचे सिनियर पी